भी चली जाए, अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। मरने मारने वाली तहरीके इंसाफ की लीडरशिप एक बड़े ऑपरेशन के बाद पसपा होने पर मजबूर हो गई। कारकुनान बहुत जज्बे के साथ आए थे और लाठी गोली और आंसू गैस के बावजूद मैदान में डटे रहे, पर लीडरशिप का फुकदान था। ना नजर आए बैरिस्टर गौहर, ना नजर आए असद कैसर, ना नजर आए सलमान अकरम राजा और ना ही नजर आए हमाद अजहर। कल रात तकरीबन 8 बजे डी चौक के इतराफ में लाइटें बंद कर दी गईं और फिर एक ऑपरेशन हुआ जिसमें गोलियां चली और उनकी आवाज़ें सुनाई गईं, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पीछे हट गए और रात 12 बजे के करीब इनकी गाड़ी को सेंटोरस के करीब कारकुनान ने घेर लिया और कहा कि आप वापस डी चौक जाएं। इसके बाद रेंजर्स का एक दस्ता आया जिसने हवाई फायरिंग की और फिर पता चला कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी आसानी से सारी चेक पोस्टें क्रॉस करते हुए मनसेरा पहुंच गए, जहां से अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि धरना अब भी जारी है। ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहाँ पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुंच सकता है वो इंशाल्लाह इस तहरीक को इतना चलाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं खुद गवाह हूँ और इसकी FIR मैं खुद करूंगा, मुद्दई बनता हूँ। इस FIR का मुद्दई मैं खुद हूँगा। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे साथ हमारे जो इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी वो मेरे साथ थी, उन पे भी हमला हुआ क्योंकि मेरे पे हुआ, सारी बात उन पे भी हुआ। मेरे साथ जो थी असैसिनेशन अटैक, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए, 12 किए गए और उसके बाद डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इक़दाम किए गए वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह, सबूतों के साथ आएंगे। हुकूमत के मुताबिक इस धरने के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि तहरीके इंसाफ का कहना है कि इनके 8 कारकुन जहाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत तहरीके इंसाफ के इस दावे की तरदीद करती नजर आ रही है। दम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज़ ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फलां बंदावत, अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। दूसरे नंबर पर आप लोग वहाँ मौजूद थे सारे के सारे, आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था, अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। मगर ऐसा बंदा हलाक हुआ है। पॉली क्लिनिक अस्पताल में लाए गए तहरीके इंसाफ के सपोर्टर 20 साला अनीस शहजाद सत्ती गोलियां का निशाना बनकर वो मारे गए। इनका ताल्लुक कोटली सत्तियां से था और इनकी नमाज जनाजा आज ही अदा की गई है। इस तरह कनाडा से आए सलमान हमायूं को दाएं टांग में गोली लगी थी और इनको भी जो है पॉली क्लिनिक लाया गया था। पहली दफ़ा इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को गोलियां लगी हैं। क्या इसका कोई मुहासबा होगा? और जिस लीडरशिप ने अपने लोगों को मौत के मुंह में ले जाकर छोड़ दिया और ख़ुद पतली गली से निकल गए, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है बिलाल अज़हर कियानी साहब को, मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन करें, रहनुमा तहरीक इंसाफ और सीनियर वकील हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलम निगार हैं, मुसन्निफ़ हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले आपकी तरफ बिलाल साहब, गोली चलाने की इजाज़त या ऑर्डर किसने दिया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ा साहबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए ये सवाल अच्छा है PTI के लिए कि गोली चलाने की इजाज़त किसने दी, क्योंकि आज आपने देखा
कि इंटीरियर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आईजी इस्लामाबाद ने कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जिक्र किया तकरीबन 71 आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफिशियल्स, रेंजर्स और पुलिस के, सिर्फ इस्लामाबाद के पंजाब पुलिस से अलहदा, जो कि इंजर हुए, जिसमें से 52 सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ इंजर हुए और 27 ऐसे हैं जो फायर आर्म इंजरीज़ के साथ अभी अस्पतालों में दाखिल हैं। जहाँ तक और ऐसा असला बरामद हुआ, 39 वेपन्स उन्होंने उसका हवाला दिया जो कि यहाँ पे कॉन्फिस्केट की गई हैं, यहाँ से मिली हैं इनको प्रोटेस्टर्स के जाने के बाद। तो देखिए ये सवाल बिल्कुल सही है। देखिए बात यह है मुनीज़ा साहिबा, मगर सर अगर आप बुरा ना मनाएं, जहाँ आप जिस दफ्तर में आप बैठे हुए हैं ये बिल्कुल डी चौक से 1 किलोमीटर के फासले पे है, तो पूरा दिन हम इधर ही थे, हम यहीं से ही रिपोर्टिंग कर रहे थे और गोली चलने की जो आवाज़ें आई हैं वो पार्लियामेंट की तरफ से आई हैं और वहीं पे ही जो शूटिंग की है आवाज़ आई है। जो लोग जिनको हम हस्पतालों में जाके मिले हैं, चाहे वो पॉलीक्लिनिक हो चाहे वो पिम्स हो, वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनको गोलियां लगी हैं, वो इंजर हुए हैं। उनमें से एक, मैंने उनका नाम भी आपको बता दिया, 20 साला अनीस, उसकी आज नमाज जनाजा पढ़ाई गई है। वो इंजीनियर बनना चाहता था, आज उसके वालिद ने उसको दफन किया। जी मुझे अब आप इजाज़त दीजिए। आपने देखिए एक तो आज इंटीरियर मिनिस्टर ने जो बात की कि अगर कोई ऐसा वाक़या है, कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसी बात है तो सामने लाई जाए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कोई भी ऐसा वाक़या हुआ है, चाहे वो पुलिस का एहलकार है, चाहे वो कोई सिविलियन है, कोई भी अगर ऐसा लॉस ऑफ लाइफ है या कोई ऐसी इंजरी भी है तो उसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। और देखिए ऑल लाइव्स आर प्रेशियस, एवरीवन तहकीक कैसे होनी चाहिए सर? नहीं देखिए नेचुरली अगर किसी को कौन तहकीक करेगा? नहीं तो आप तरीक़ेकार है जिस पे फायरिंग हुई है वो मुकदमा दर्ज करे और एक तरीक़ेकार है बाकायदा एक FIR आप दर्ज करने जाएं। दैट्स अ गुड पॉइंट। नहीं देखिए ना एक कानूनी रास्ता है। ठीक है अहमद अवैस साहब, चूंकि आप कानून को जानते हैं, बिलाल साहब कहते हैं कि जी आप FIR दर्ज करें, कानूनी रास्ता अपनाएं, आपके जो लोग जो जाबहक हो गए, जो ज़ख्मी हुए, वो FIR दर्ज करें। और इधर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि मुनव्वर हुसैन बलोच एडिशनल SHO थाना खन्नापुर, उनके सर पे पत्थर मारा गया, इस वक्त वो पिम्स हस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो आपके प्रोटेस्टर्स ने तो कहा था कि हम पुरअमन हैं, तो फिर ये क्या हुआ सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात की है इन्होंने FIR के मुतालिक। मुनीज़ा मैं बोल नहीं सकता, ये इको इतनी ज़्यादा है जी इको प्लीज़ ठीक करें, आप बोले आहिस्ता आहिस्ता इको ठीक हो जाएगी। जी आपका बोलना बहुत ज़रूरी है आज। जी मैं सिर्फ ये बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो ये है कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जब 2014 में अल्लामा ताहिरुल कादरी के वहाँ पे मिनहाजुल कुरान के वहाँ पे जो इन्होंने पुलिस ने गोली चलाई थी, बेदरेक फायरिंग हुई थी, राइट ऑन द टारगेट जी। और आपको याद है कि 14 शहीद हो गए थे और 99 जख्मी हुए थे फायर आर्म के साथ। और उसके बाद जब वो FIR कराई गई थी तो वो सारी FIR जो थी वो ताहिरुल कादरी के लोगों के ऊपर करवा दी गई थी और तफ्तीश उनके ऊपर हुई थी। जो टेररिस्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो केस चला था, और उस वक्त मैं बाद में एडवोकेट जनरल जब हुआ तो साकिब निसार साहब की कोर्ट से वो एक एप्लीकेशन के ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जहाँ से उन्होंने कहा था कि दोबारा से मेरी स्टेटमेंट के ऊपर कि दोबारा से इसकी वो जो है वो JIT बनाई जाए। आपको अदालत का दरवाजा तो खटखटाना है ना, आपने इसकी तफ्तीश तो करानी है कि नहीं करानी? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ ये भी जो बात कर रहे हैं ना बलाल साहब जी, मैं बलाल साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ कि ये इंक्वायरी तो उसी वक्त ही होती है कि जहाँ कोई आप जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे तो वो आपको कुछ पता लगेगा कि क्या हुआ। जुडिशल 9 मई के वाक़े की आज तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई, आपको मालूम है ना, और ना उसका ट्रायल हुआ। दुरुस्त। और वो सारी बात डाल दी कि ये तो एंटी स्टेट थे और फला फला थे। इसी तरह से मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर भी। देखिए बात तो सिर्फ इतनी थी कि ये लोग एक प्रोटेस्ट पे आए थे, ये कोई गैर मुल्क में नहीं जा रहे थे, कोई ये इन्होंने यहाँ से आके कोई यहाँ से कोई चोरी करके नहीं चीज ले जानी थी, कोई डाका नहीं मारना था, ये तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को असर्ट कर रहे थे। अच्छा सर, इसके ऊपर जो आपने बात कही है ना जुडिशल कमीशन का, लेट मी कम टू दैट जुडिशल इंक्वायरी।
जाहिद हुसैन साहब, बहुत सारी जुडिशल इंक्वायरीज हुई माजी के अंदर, मॉडल टाउन के ऊपर भी जिसके जिक्र करें उसके अंदर भी 1% जुडिशल इंक्वायरी हुई थी बाकी नजफी साहब की। अब मुझे बताइए कि ये कहते हैं FIR दर्ज होनी चाहिए, हम खुद अपनी आंखों से देख के आए हैं कि ज़ख्मी पड़े हुए हैं अस्पतालों में। एक का मैंने बता दिया कंफर्म्ड कि जी आज उसका जनाजा उठा है, दोनों तरफ से डिनाइल है। आपने तो बड़ी तवील अरसे सहाफ़त की है, आपको कब याद है कि इस्लामाबाद के अंदर इस तरह मुजाहिरीन पर गोलियां चली हों? मेरा ख्याल मुझे तो कोई ऐसे वाक़या नहीं नज़र आता है जो कि इस्लामाबाद में, हालांकि बहुत बड़े बड़े धरने भी हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े जुलूस भी निकले हैं, और मेरा ख्याल ये इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ है जहाँ पे लोग जो हैं शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उसके बाद जो है ये ज़ख्मी हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ आती है कि जो है वो पूरा एक जो रवैया था। अब यह कि जब आप बात करें जुडिशल कमीशन, आज तक कोई जो है कभी जुडिशल कोई कमेटी जो है उसकी तहक़ीक़ात हमें कभी नज़र भी नहीं आई। यहाँ मुझे बताइए कि 30-35 साल से मैं देख रहा था कि आप यहाँ पे याद होगा आपको चौधरी इफ्तिखार के ज़माने का जो है जब बहाली की तहरीक थी, हालांकि वहाँ पे उस ज़माने में जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, कोई ऐसा वाक़या आपको नज़र आता है जिसमें फायरिंग की गई हो यहाँ पे? उसके अलावा जब उनकी बहाली की बात सिर्फ उधर हुई थी कराची में, अगर आपको याद हो तो 12 मई को, हाँ वो अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है एक इसमें जो है दारुल खिलाफे में कभी भी नहीं हुई। दूसरी एक और बात आपको याद होगा, मैं उसी पर आ रहा था कि इसी चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में के लिए बहाली के लिए जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई थी इंतखाबात के बाद, उसके बावजूद आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा धरना हुआ था डी चौक में, और मेरे ख्याल कई दिनों तक जारी रहा था, बहुत बड़ा था। उसके अलावा जो है यानी JUI की एक यहाँ पर रही थी, कई दिन वो यहाँ पे बैठे और उसके अलावा अभी भी याद है आपको, अभी हाल की बात है, वो तो फैसिलिटेशन हुई थी कि गवर्नमेंट को जब JUI ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दाखिल हो गए थे, जबकि उनकी रिव्यू पिटिशन उस पे थी किसी मुकदमे पे, जस्टिस काजी फैजीसा उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो वो सब के सब हुए इकट्ठा हुए थे। उस वक्त कभी भी जो है इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए। मसला मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो है क्या PTI ने क्या किया क्या नहीं किया, उनकी अपनी जो है रही होंगी गलतियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जब जो हुकूमत वक्त है या स्टेट है वो कभी भी इस किस्म की चीज़ें नहीं करती हैं, तशद्दुद की कार्रवाई। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसी बहुत सारे, मुझे इल्म में भी है कि कई लोग जिनका हॉस्पिटल में भी नहीं गए, ये आम मतलब शहरी जिनको कोई ताल्लुक़ नहीं था इस PTI की जुलूस से, देवर कॉट इन द क्रॉस फायर, और वो जो है तकरीबन 2 या 3 के जो नाम मुझे किसी ने खुद बताया जो कि उन्हीं के स्टाफ मेंबर्स में से थे। अब मसला ये लगता है ये कि जब फातिहाना अंदाज में जब वज़ीर दाखिला साहब कल रात को आए थे, कभी कोई हुकूमत का कभी भी मैंने नहीं देखा है कि इस किस्म के ऐलानात करें कि जो है फतह हो गई हमारी। और जब रात के, अच्छा ये मुझे बताइए कि रात के 10 बजे जब आपने यहाँ पे आपके सामने ही सारा कुछ हो रहा था, कोई ऐसा हुआ था कि अचानक ही ये सब कुछ हो गया? और ये कि जब आप ये कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट को हमने खुली इजाज़त दे दी है, उसके बाद आप कभी भी उन पर काबू नहीं कर सकते। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये कि बहुत सारे और ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसको कंफर्म करना ज़रूरी है, बल्कि ये कि जिन लोगों ने मुझे भेजा है मैं उन पर एतमाद करता हूँ। बहुत सारा ऐसा वाक़यात हुए, ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे डी चौक पे वाक़या हुआ, जो वापस जा रहे थे जो है उनको उतार के उनको क्या कहते हैं पकड़ के उनको ले जाया गया, और कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में मुझे पता चला है कि 30 लाशें पहुंची हैं वहाँ पे। अब मसला ये आता है कि ये इस किस्म का वाक़या तो मेरे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती ये चीज़ें कि जहाँ पे इस किस्म के वाक़या हो। अब हम इस पे ले जाएं कि भाई ये PTI ने क्या किया क्या नहीं किया, वो एक अलग सवाल पैदा होता है। वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी थी कि किस तरह से उन्होंने लाया लोगों को और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, दैट्स अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन, बट इट डज़ नॉट जस्टिफाई, जो उनकी गलती है उसमें स्टेट ऑपरेशन को जस्टिफाई नहीं करती है। नाज़रीन, मामलात इस वक्त बहुत ही पेचीदा हैं और अब ये सवाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब रियासत क्या करेगी, चूँकि बार बार ये कह देना कि गोलियां नहीं चली तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, सब ने लाइव जो है वो गोलियों की आवाज़ें सुनी हैं। अब करना क्या है, क्या मामलात हल हो सकते हैं और कैसे हल होंगे? चूँकि ज़ोर ज़बरदस्ती तो हो गई, अब इसके बाद सियासत होगी या फिर और ज़ोर ज़बरदस्ती होगी, ये हम पूछेंगे बिलाल अज़हर कियानी साहब से।
वेलकम बैक नाजरीन। बिलाल अज़हर कियानी साहब, जिस तरह के मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि 12 बजे के करीब सेंटोरस के करीब जो है अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो है एक ही गाड़ी में थे। उनको वर्कर्स ने घेरा हुआ था और कह रहे थे वापस चलें आप डी चौक में जाके हमारी क़यादत करें। उसी दौरान एक रेंजर्स का दस्ता आता है, उन्होंने फायरिंग की और वर्कर्स बेचारे भाग गए और वहीं से वो निकल के बासानी से सारे चेक पोस्टें क्रॉस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए। अगर आपने पकड़ना ही था उनको तो फिर क्यों नहीं पकड़ा? हाउ कम के देवर अलाउड टू एस्केप सो इजीली इनटू बैक इनटू खैबर पख्तूनख्वा? साहबा, पहला सवाल तो ये है कि व्हाई डिड दे एस्केप? ये तो कफन बांध कर आने वाले लोग थे। ये तो एक और चीज है, आपने क्यों जाने दिया? नहीं मुनीर साहब, नहीं माजरत के साथ आपने बड़े स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में पहले सेगमेंट में भी किया। देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस एंटायर थिंग। दिस एंटायर सिचुएशन एग्जिस्ट्स बिकॉज इन लोगों ने उकसाया लोगों को और 2 हफ्ते से तमाशा लगाया हुआ है कि कफन बांध कर जाएंगे और कोई खान को लेके वापस नहीं आएंगे, जिहाद करेंगे। इन्होंने इस इंतशार की बीज बोझा पिछले 2 हफ्ते और यहाँ पे आके लोगों को उकसा के आके खुद गाड़ी में बैठ के भाग गए। ये सबसे पहले होनी चाहिए थी गिरफ्तारी देने वाली। नहीं देखिए, नहीं मैं मेरे इल्म में नहीं, मैं बिल्कुल गिरफ्तार होनी चाहिए थे। दोनों ने दहशतगर्दी के ये जिम्मेदार हैं। वो दिस इज आई डोंट नो, मफरूर हुए हैं, जिस तरह भी हुए हैं, भागे हैं वहां से। मगर आप ये सवाल जरूर करें कि वो क्यों भागे? हर 3 हफ्ते बाद अली अमीन गंडापुर ही क्यों फरार हो जाता? और दूसरी बात, क्योंकि पहले सेगमेंट में एक स्पेसिफिक एलिजेड डेथ की बात हुई और मैं ये चीजें बड़ी संजीदा हैं, तो बिल्कुल 3 रेंजर्स के जवान जिनके को कल कंधा दिया है आर्मी चीफ ने भी, वज़ीर आज़म ने भी, उनका भी जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल होना 100 से ज़ायद लाशें जो कुरम में गिरी हुई हैं, जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल CMKP लगता है कि वो समझते उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको छोड़ के वो शख्स रियासती मशीनरी उठा के जत्थे उठा के फिर से इस्लामाबाद आ गया, टेयर गैस और वेपन्स उठा के इस्लामाबाद आ गया। जो वेपन्स और टेयर गैस कुरम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के लिए या खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल होनी चाहिए, क्या वो वहाँ पे इंसान नहीं है जिनकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मगर वो रियासत की जो है गोलियों से मारे नहीं। और दूसरी बात, मुझे साहब अगर गोलियां चलानी होती, रियासत ने रिस्ट्रेंट दिखाई है। बल्कि आई विल लाइक टू से दिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने, पंजाब पुलिस ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया है। दे ट्राई टू इंश्योर दैट लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी वाज मिनिमाइज्ड। उन्होंने इंश्योर किया है। करना होता तो वरना अटक के ऊपर भी इन लोगों ने बदमाशी की। शहीद रेंजर्स के लोग कल हुए, उससे एक दिन पहले पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशर थे, वो शहीद हुए। उसके बावजूद लाशें गिरी तो उनकी पुलिस की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की गिरी। अगर उन्होंने उस पत्थर का जवाब पत्थर से देना होता तो ये काम परसों से चल सकता था, जब से ये बदमाशी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एट सम पॉइंट जब ये डी चौक पर आए, जब इन्होंने सहाफ़ियों पर भी हमला किया, मीडिया हाउसेस पर भी हमला किया, टेयर गैस और वेपन्स इस्तेमाल की, तो आगे से ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुलिस का काम और फौज के जवान का काम या रेंजर्स के जवान का काम ये नहीं है कि सिर्फ इनसे मारे और इनसे सर फुड़वाएं। एक तरफ बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी का मुकाबला करें, वहां पे उस दहशतगर्दी का मुकाबला करें। का जो नहीं मुनीर साहब, गुजारिश मुझे अफी अलाउ मी, देखिए, बिकॉज ये पत्थर नहीं था, डंडा नहीं था, ये गोली थी। जी बिल्कुल गोली थी। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ 27 एहलकार पुलिस के अभी पिम्स के ये अस्पतालों में पड़े हैं फायर आर्म इंजरीज के साथ। मैं उनसे मिल के आई हूँ। एक जो इस वक्त बिल्कुल इंजर्ड है, उनके बारे में अहमद अवैस साहब से पूछती हूँ। मगर अहमद अवैस साहब, एक सवाल तो उठता है ना, और वो मैं नहीं कर रही, वो बिलाल कियानी साहब नहीं कर रहे, वो आपके वर्कर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किधर है आपकी लीडरशिप, व्हाट हैपेंड? आप लोग तो आए थे वहाँ पे बैठने, तो फिर क्या हुआ? क्यों बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब पीछे हट गए? क्यों सलमान अकरम राजा नज़र नहीं आए? क्यों हमाद अजहर साहब नज़र नहीं आए? बैरिस्टर गौहर नज़र नहीं आए? असद कैसर साहब नज़र नहीं आए? वे वर दे? ये ठीक कह रही हैं, मतलब जो हकीकत है, ये सामने हुआ वाक़या जिस तरीके से, और इसमें जो है वो अरेंजमेंट एंड डिसिप्लिन का फुकदान तो था, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि ये सारी यंग लीडरशिप थी, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन के ना माहिर हैं, ना इनको समझ थी इसकी बात की, और ना एक्सपीरियंस था इनको, और इस क्रिटिकल सिचुएशन की, और एक तरफ ब्रूटल फोर्स थी जो इस्तेमाल हो रही थी। तो लिहाजा ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन रिमेन, ये सारी बातें हैं। ये तो उनकी आप इनएबिलिटी कह लें कि वो सही तरीके से उसको लेके नहीं आ सके या फलां नहीं कर सके। बट द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान के अंदर क्या आइन रहेगा, क्या आइनी हुकूमत रहेगी, क्या आइन की कोई हैसियत रहेगी? क्या रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से आपने बदल दिया, और रूल ऑफ अथॉरिटी के अगले ऊपर स्टेप के ऊपर भी आप चले गए कि जहाँ नेकेड डेस्पोटिज्म आ गया? तो क्या ये निज़ाम चलेगा यहाँ पर, और ये निज़ाम कैसे चलेगा यहाँ पर? ये अगर आप चले गए, ये वापस ये फिर आएंगे, ये फिर ये सिलसिला रहेगा।
जो लोग इलेक्ट हो गए हुए हैं उनको पता कि वो इलेक्ट हो चुके हुए हैं, ये फिर और आएंगे। ये सवाल तो आपका वर्कर कर रहा है कि फिर से आप इनको इकट्ठा करके फिर से लाएंगे, वो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर करेंगे या बुशरा बीबी के ऊपर करेंगे? जिस तरीके से वो इनको छोड़ के गए, मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी कुछ करेंगी, लेकिन बहरहाल ये नई लीडरशिप होगी, कैसे होगा, आएंगे। मगर वो तो कह रहे हैं कि अभी तक धरना जारी है, तो वो कहाँ जारी है सर? मनसेरे में? वो असल में धरने का लफ्ज़ तो गलत इस्तेमाल कर गए हैं, गंडापुर साहब है ना, आपको क्या कह सकते हैं। बात ये है कि वो एक प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल है, जद्दोजहद का एक प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक के पाकिस्तान में जो आइन बना था, जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए था, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए था, जब तक वो बहाल नहीं होता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ही चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, और ये चलता रहना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, आपको लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकलेगा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि निकलेगा? और दूसरी बात आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने, जिस तरह बिलाल साहब कह रहे हैं कि जी रिस्ट्रेंट शो की, तो रिस्ट्रेंट शो की हुकूमत ने? देखिए, रिस्ट्रेंट तो बिल्कुल नहीं शो की है। मतलब ये है कि पहले मैंने बताया कि आप कोई ऐसा मुझे कोई भी ऐसा वाक़या बता दें यानी कि यहाँ इस्लामाबाद में इस किस्म का कोई वाक़या हो, और जो आप बता रहे हैं, चलिए एक बंदा छोड़ दें उनको कि 30 मारे गए, 40, तादाद को छोड़ दें, 3 की जिनकी आपने जाके बात की है, उनको देख लें तो कहीं इस यकीनी गोली चली है। मतलब ये कि खुद ब खुद तो उन्होंने अपने आप को गोली नहीं मारी है। तो मसला ये आता है कि चाहे एक भी अगर कहीं पे इस वाक़या होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी रियासत पे आती है, रिस्ट्रेन नहीं होती है। दूसरी बात ये आती है कि जब आप उस चीज़ को थोड़ा सा अलहदा रख लें, मतलब एक चीज़ को हम जस्टिफाई करते हैं। जहाँ तक बैंक्रप्सी की बात है, पीटीआई की अपनी क़यादत की, वो अपनी जगह पे, बट इट डजंट गिव अ जस्टिफिकेशन कि जो वाक़यात हुए हैं, दो अलग अलग चीज़ें। मतलब ये बात सही है कि जिस तरह से पीटीआई ने ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज़ की, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कोई क़यादत उस तरह की नहीं थी और कई उसके कायद थे, किसी को नहीं पता था कि डायरेक्शन क्या है। वो सब सही है। ये इनकी अपनी जो है वो एक जो पीटीआई की पार्टी की खुसूसियत यही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, दिस इज़ एन अमॉर्फस फॉलोइंग, और ये सब इसमें चीज़ें आती हैं। लेकिन मेरा और ये बात जो कह रहे थे कि वो वहाँ पे इतने लोग कुर्रम में इतना बड़े वाक़या हुए हैं, इतनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो मसला बिल्कुल सही बात है कि ये बड़े उसकी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम एक आप तनक़ीद ज़रूर करें जो उनकी जो है जो अपनी जो एक लैक ऑफ गवर्नेंस है या गैर ज़िम्मेदाराना हुआ है, वो सब आप एक तरफ करें। बट बेसिकली जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, जो वाक़यात कल परसों में, वो उस किसी चीज़ का जवाज़ नहीं बना सकते हैं इस चीज़ को। एक तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि आप एक चीज़ जो सबक और सीखना चाहिए इन तमाम चीज़ों से, जब आप जमहूरी तरीक़ेकार को बंद करेंगे, मतलब ये कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कई सियासी पार्टियों के जलसे हुए हैं, मतलब पिछले अगर 2 साल 3 साल में देख लें तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने बड़े बड़े किए। ये पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च करते हुए आई थी, उससे पहले जो है पीडीएम का भी आपको याद होगा, बहुत बड़ा जलसा हुआ था ये इसका, यहाँ पे मौलाना फजल रहमान 1 महीने तक रहे थे। ये सारी अगर आप रास्ते नहीं रोकेंगे तो आपको इसी किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। मगर इससे अब आगे ये कैसे निकलेंगे? इनसे आगे देखिए एक सबसे ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। देखिए 2 चीज़ें अलग अलग है कि जो क़यादत अगर ये किया है जिन्होंने, तो उसका एक और भी एक ख़तरनाक सूरत हाल बन के आएगी। जो आम लोग हैं या आम वर्कर्स हैं जो कि मोटिवेटेड हैं, वो फिर अगर करेंगे तो इसका मतलब एक ज़्यादा ख़तरनाक सूरत होती है कि एक लीडरलेस एक क्राउड जो होता है, और वो जब आएगा तो उसके अपने नताइज होते हैं, फिर वो तो कोई और वो मेरे ख्याल इसी से बचना चाहिए। और ये हुकूमत का, रियासत का काम होता है कि किसी ऐसी चीज़ों को ना करें जहाँ पे फिर आपको ऐसे अनार्की का सामना करना पड़े, जहाँ पे आपको लीडरलेस एक क्राउड, एक मॉब जो है, और वो इस किस्म की कार्रवाई करे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुनियादी चीज़, आप जब भी रास्ता रोकेंगे, और मेरे ख्याल ये कि जो ये बात कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी हैज़ गॉन थ्रू सर्टन जहाँ पे वो किसी ना किसी तौर पे प्रोसिक्यूशन का शिकार रही है। आप अगर ये समझते हैं कि आप हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे तो और उन लॉस को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप जिस तरह सेंसरशिप आज कर रहे हैं,
कल आपकी हुकूमत जाएगी, आप अपोजिशन में होंगे, देन आप जो है शोर करेंगे कि ये क्यों हुआ। अच्छा, इसी तरह से है कि जब आप, एक बिल्कुल सही बात है, आपने हर रिपोर्टिंग को बंद की हुई है मेन स्ट्रीम पे, तो मेन स्ट्रीम के जब आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, और हो गया है, तो फिर जो है आपके सोशल मीडिया में कुछ सच बातें होती है, कोई गलत बातें भी होती है, फिर फेक न्यूज़ को भी आप खुद ही फ़रोग दे रहे हैं। मगर इसके ऊपर हम मज़ीद बात आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद कोई सलूशन निकल आए इस मुसीबत से, इस खून खराबी से, कोई सियासी तौर पे एक मसले का हल निकल आए। ये पूछेंगे हम वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बिलाल साहब, बहुत क्या सा रायां हो रही थी, कुछ लोग ये कह रहे थे तज्ज़िया निगार कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, कि ये मामलात जो थे ये हल हो गए थे, और कहा जा रहा था कि जी संजानी तक आप अपना धरना लेके जाएं या प्रोटेस्ट लेके जाएं, वहाँ पे आप जाके बैठ जाएं, मगर फिर फ़ैसले जो हैं वो बदल गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी जनरल फैज़ का जो ट्रायल है वो कंक्लूड होने लगा है, तो शायद उस हवाले से प्रेशर डाला जा रहा था इस धरने के ज़रिए। आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, आप गवर्नमेंट में हैं, ये किसको रिलीज़ करवाने आए थे, खान साहब को के जनरल फैज़? नहीं, मेरा ख्याल है जी कि खान साहब को शायद ना आगे नज़र आ रहा है कि जिन जराइम से वो अभी तक बचते रहे हैं, जिन जराइम की कन्विक्शन से वो अभी तक बचे रहे हैं, 9 मई समेत, वो शायद उनको नज़र आ रहा है कि आगे ये कैफरे किरदार तक जाएंगे, और इसलिए उन्होंने ये कुरम और खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी की लहर के होने के बावजूद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा सीम को कहा कि तुम्हारी एक ही नौकरी है कि तुम जत्थे लेके इस्लामाबाद चढ़ाई करो ताकि मैं रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है मकसद तो ये था। दूसरी बात, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि बैरिस्टर सैफ जो कि केपी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई गौहर खान 2 दिन कबल इमरान खान साहब को डयाला मिलने गए, और गुज़िश्ता रोज़ पर बैरिस्टर सैफ ने एक नहीं मुतअद्दिद चैनल्स पे ये बात की कि इमरान खान साहब इस बात पे आमादा हो गए थे कि संजानी के ऊपर बात हो सकती है इंतज़ामिया के साथ, मगर इमरान खान के फैसले को जो कि मौजूदा चेयरमैन पीटीआई और एक केपी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन लेके आए, बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बुशरा बीबी ने उसको ओवर रूल किया उस फैसले को, और बुशरा बीबी के कहने के ऊपर फिर ये डी चौक की तरफ चले गए, और ये फैसला जो इमरान खान साहब का था, इनके अपने बकौल, उसको जब बुशरा बीबी ने ओवर रूल किया तो उस पर लब्बैक कहा अली अमीन गंडापुर ने भी, उमर अयूब ने भी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, गौहर खान ने भी, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, एंड ऑल ऑफ देयर पीपल, एंड दे फॉलोड हर। तो देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पीटीआई को कि उन्होंने बुशरा बीबी को एज देयर न्यू लीडर तस्लीम कर लिया है, और आज गुड मौरूसी सियासत की, चूँकि एक गुड मौरूसी सियासत है, एक बैड मौरूसी सियासत है ना जी, तो ये आज गुड मौरूसी सियासत की कागाज़ है। और वही बुशरा बीबी फिर जिनने कहा था कि खान के पीछे डी चौक जाना है, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर के साथ गाड़ी में बैठ के वहाँ से फरार हूँ। अच्छा अहमद अवैस साहब, आपने तो बिलाल साहब की बात सुनी, संजानी पे अगर इत्तेफाक हो गया था तो फिर किसके कहने के ऊपर बुशरा बीबी ने ये फैसला किया कि डी चौक पे ही आना है, और इस तरीके से अपने वर्कर्स को ले आए जहां पे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई? देखिए ना, पहले मैंने तो जैसे अभी पहले भी अर्ज किया कि ये तस्दीक शुदा बात नहीं है, और बुशरा बीबी की किसी बात को मैं कम से कम कोई अहमियत नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनकी सॉइस के कि वो इमरान खान की बीवी हैं, उनकी वाइफ हैं, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल फील्ड का, एक एजुटेशन पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। इतना बड़ा जुलूस जलसा वो लेके आई हैं, कैसे आपको लीड करी थी, आपके सारे जो जुलूस जलसा तो आ ही रहा था जी, उनकी बात सुन रहे थे। जलसे में तो जो भी बैठ जाए वो जलसे में शरीक होगा, लेकिन ये बहरहाल ये देखे ना, आप किसी को जब तक कोई, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, जब तक वो उस मामले से, उस पूरे हालात से कोई गुजरा ना होगा, उसको तजर्बा नहीं होगा, उसने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिए होंगे कोई पास्ट में, जिससे अंदाज़ा होगा कि इसमें कितनी परसिवेरेंस है, कितनी क्राइसिस के अंदर ये मेंटली फिट है टू टेक डिसीजंस एंड टू मूव फॉरवर्ड। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं विच आर टू बी लुक इनटू। लेकिन एक अगली बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो ये है कि ये क्राइसिस में हम इस तरह से ये एक दायरे में घूमते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो इस वक्त इस मुसीबत में फंसा हुआ है, दो चीज़ों से हल निकल सकता है। एक नंबर एक कि ये हुकूमत की तरफ से अगर ये ऐलान हो जी, क्योंकि ये समझते हैं कि ये तो बिल्कुल सही इलेक्टेड लोग हैं और आके इन्होंने हुकूमत संभाली है और वो ओथ लेके ये कहें कि इलेक्शन ऑडिट हम करवाने को तैयार हैं,
ठीक है, दूसरा एक बात, और दूसरा ये कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो बिला तखसीस, सारे पॉलिटिशियन उसके अंदर, सब पॉलिटिकल पार्टी बिठाया जाए उसको, और आइन के साथ कमिटमेंट की जाए कि आइन से राइट लेफ्ट ना होंगे ना किसी को होने देंगे। इसके लिए इमरान खान साहब इनसे बात करने के लिए तैयार होंगे? वो तो कहते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे बात। बिल्कुल होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं बिल्कुल होंगे? बिल्कुल होंगे तैयार। अच्छा, ठीक है, इस काम के लिए। ये जाहिद साहब, इज दिस पॉसिबल? बिकॉज खान साहब बार बार कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, और चलते चलते एक चूंकि वक्त की किल्लत है, इस पर भी बात कर दे जो लिसानी बुनियाद के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है। देखिए, ये बात सही है कि इसका हल क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, अगर आप जमहूरी अमल को छोड़ दें और फिर इन चीज़ों पे कि आज आपके पास ताकत है उसका इस्तेमाल करें। हमने माजी में भी देखा था कि जो है जिस तरह से एक पार्टी के ख़िलाफ़ या दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़, तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है आपका ऐसा बन जाता है जिसमें ख़ुद सियासतदानों के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, कोई और चलाता है। और हम ये पिछले कई सालों से देखते रहे हैं। तो मसला ये आता है कि इस वक्त अभी भी वक्त है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो कम से कम इन चीज़ों को समझें कि एक दफ़ा जमहूरी अमल ख़त्म होता है, आप एक आइन की ऐसी तैसी फेर देते हैं, उनमें ऐसी तरामीम करते हैं जो कि आज आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो कल आपके लिए भी इस्तेमाल जिस तरह के 26वीं आइन। 26 आइन, बिल्कुल सही बात है कि आप अगर कोर्ट को अपने क्लेम कोर्ट बना देते हैं और ये फिर इख्तियार जो है एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं कि किस जज को बनाना है, तो आप बताइए कल जो PMLN या पीपल्स पार्टी इख्तियार से बाहर जब होगी तो फिर ये फंदा उन्हीं के गले में चला जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स को होता है, वो मैनिपुलेट करने के लिए। उनको तो इतनी आसान बना दिया आपने कि कल आएंगे अमीनुद्दीन जैसे जस्टिस के बाद किसी और को बना देंगे, वो आपके सारे फैसले करके देगा। दूसरी बात ये कि देखें, सबसे खतरनाक जो बिल्कुल खत्म हो रहा है पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक सूरत हाल जो है वो ये देखें KP की अपनी सूरत। हम तो